नमस्कार प्रणाम, मैं दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स और एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में सेमेस्टर के एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस की गई है। हम लगातार बात कर रहे हैं एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में 5 ईयर्स कोर्स में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के। हमने बात करी है एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में सेकंड सेमेस्टर के पेपर को लेकर के, एलएलबी 3 ईयर्स में फोर्थ सेमेस्टर के पेपर को लेकर के, ऑनर्स के पेपर्स को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ का, जो आपका दूसरा पोर्सन है, लेबर लॉ 2 है, जो एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में उस पेपर की। लेबर लॉ आपने पिछली बार भी दिया था और जो ये लेबर लॉ का दूसरा पोर्शन है, ये इसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट के बारे में पढ़ना था और आपको एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में पढ़ना था। इस प्रकार से कई सारे सवाल, सोशल सिक्योरिटी का आपका जो टॉपिक था वो आपको पढ़ना था। तो उन सारे टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ 2 में। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, अगर सबसे पहला जो सवाल आता है सोशल सिक्योरिटी से आता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई लेबर है, कोई जो किसी एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जिस समय वो काम कर रहा है वहाँ पर, तो उसके पास एक सिक्योरिटी का उसको अनुभूति होनी चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे केवल पैसे ही नहीं मिलेंगे, बाकी मुझे किसी प्रकार के दुर्घटना की स्थिति में मैं सुरक्षित भी रहूँगा, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अभी आपने टीवी पर संदीप भैया वाली नई सीरीज अगर देखी हो तो उसमें इस चीज़ को लेकर के बातचीत करी गई है। पहला क्वेश्चन आपका है मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, सोशल असिस्टेंस को लेकर के और सोशल इंश्योरेंस को लेकर के। सोशल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सोशल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से एक लेबर को आज की डेट में नए लेबर लॉज जब आ चुके हैं, पुराने वाला खैर आपके सिलेबस में अभी आपको पढ़ना है, मजबूरी है आपकी, लेकिन जब आप नया वाला पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारे प्रावधान ऐसे कर दिए गए हैं जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में केवल 8 घंटे 10 घंटे काम करो, पैसे लो, जाओ, इस वाले संबंध के अलावा थोड़ा सा उसमें सुरक्षा का जो उसको एहसास है वो ज़्यादा है उस नए वाले कोड के अंदर। तो आपको पढ़ना है कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, और सोशल सिक्योरिटी के अर्थ के साथ साथ आपको सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो लेबर लेजिस्लेशन इंडिया में है, इसकी हिस्ट्री जो है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, अखिल भारतीय मजदूर कामगार महासभा से लेकर के बॉम्बे हॉस्पिटल मजदूर सभा से लेकर के जो पुराना एक इतिहास रहा है, जहाँ से हम डराइव करते हैं इंडिया में लेबर लेजिस्लेशंस को, लेबरर्स के लाभ के लिए जो भी सारे कानून बनाए गए उनको जब हम उनकी बात करते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो बैकग्राउंड है, इतिहास है, पृष्ठभूमि है, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया के अंदर, ये आपको पढ़ करके जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपका एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट से है। जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम है, बहुत मशहूर है, कई जगहों पर आप जाइए, इसमें श्रम विभाग के कार्यालयों में जाइए तो वहाँ पर बड़ा सा लिखा होता है, जैसे थानों में डीके बसु का जजमेंट लिखा होता है, उसी प्रकार से नोशनल एक्सटेंशन की थ्योरी है। नोशनल एक्सटेंशन की थ्योरी है और वहाँ पर एक सिद्धांत है जस्ट कंपनसेशन का। जस्ट कंपनसेशन का मतलब कि जो आपका कंपनसेशन हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह कि इतना है तो बस इतना ही रुपया मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक लेबर के काम करने में जब किसी प्रकार से उसको कोई नुकसान होता है, तो वो काम अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे 10 लोग और हैं जो उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या उसका कॉम्पनसेशन इस प्रकार से होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट रूल के तराजू पर तोल करके होना चाहिए, या एक उसकी जो स्थिति है, उसका जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट में आपको सेक्शन 3-4 के आसपास ये सारी चीज़ें पाएंगे। तो आपको नोशनल जो एक्सटेंशन की थ्योरी है उसको भी पढ़िएगा, और जस्ट कॉम्पनसेशन देने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, केस लॉज को पढ़ लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, केस लॉज में वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट की गई हैं, तो उनको भी पढ़िएगा। अगला सवाल आपका जो है, जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ वाली बात है, जो मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, जिनको मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं कुछ समय बाद, उनको उस पीरियड के पहले, प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान जिस समय वो काम नहीं कर रही हैं, उसमें उनको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, उनके साथ उनको कैसे ये लाभ मुहैया कराया जाए, और कैसे वो प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद जब वो बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद उनको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या रिलीफ मिलता है। और तो आप इसको मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको कायदे से पढ़िएगा। और वहाँ पर कभी कभी पूछा गया है फॉरफीचर ऑफ बेनिफिट्स, किस स्थिति में जो आपका बेनिफिट है उसको फॉरफिट कराया जाएगा। फॉरफिट की मतलब, फॉरफिट की हिंदी बोले तो जब्त कराना, यहाँ पर बोले तो वापस करना, रिवोक करना जैसा है। तो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको पढ़ करके जाइएगा। एक सवाल आपको निबंधात्मक मिल सकता है, ग्रेचुटी से सवाल आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो एक्ट है, 5 साल से ऊपर जब आप सर्विस कर लेते हैं तो आपकी ग्रेचुटी बननी शुरू हो जाती है आपके कार्य व्यवहार के ऊपर।
और अगर आपके घर में कोई सरकारी आदमी हो, आपके आसपास में कोई सरकारी आदमी हो, तो आप ग्रेच्युटी के बारे में उससे पूछें तो ज़्यादा स्पष्ट आपको ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि एक्ट में बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत लेंदी भी है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आप ये पढ़िए कि फैमिली में कौन कौन शामिल है, फैमिली में कौन कौन शामिल है, और कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब जैसे आप ग्रेच्युटी में जब पढ़िए तो उसमें एक चीज़ है कि आपकी जो सर्विस है वो आबाद होनी चाहिए। आबाद का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने साल भर काम किया उसके बाद आप किसी लड़ाई झगड़े में फंस गए या फिर किसी आपके मिसकंडक्ट में फंस करके निकाल दिए गए, तो क्या ग्रेच्युटी आपकी बननी चाहिए। तो वहाँ पर ग्रेच्युटी पाने के लिए एक शर्त आपके ऊपर अधिरोपित की गई है कि आपकी जो सर्विस है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये कि आप लगातार सर्विस में रहे और आपने लगातार कर्तव्य परायणता से आपने सत्यनिष्ठ होते हुए काम किया है। आपने उसमें बहुत ऐसा काम नहीं किया कि आपको निकाला गया, आपको बाहर फेंका गया, फायर किया गया, फिर आप आए, तो उसमें ग्रेच्युटी नहीं बनेगी। तो फैमिली की डेफिनेशन उसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन क्या है, और केस लॉ ज़रूर पढ़िए। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपसे सीधे पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण निर्णीत वादों के माध्यम से एक्सप्लेन विद डिसाइडेड केस लॉज। तो जब एक्सप्लेन विद डिसाइडेड केस लॉज आप लिखते हैं तो आप केवल प्रावधान लिख करके छोड़ देंगे, नंबर कट जाएगा। तो प्रयास करिए कि आपको कुछ एक आध केस लॉज आते हों, लीडिंग केस लॉज आते हैं, और नए हों तो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद जो अगला है ये हो गया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आपका हो गया पहला, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट आपका दूसरा हो गया, और मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट तीसरा हो गया। चौथे जो बड़े एक्ट की बात करें अगर जो आपके सिलेबस में है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब ये हुआ कि आपके लिए सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है। आपके लिए मतलब जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इस सेक्टर में काम करते हैं, कि उससे नीचे आप नहीं देंगे। और लंबे समय तक देश में मनरेगा, जिसको जो नरेगा हम लोग जानते हैं, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल करके योजना है, नाम फुल फॉर्म उसका भूल रहा मैं। तो उसमें जो नरेगा की जो सैलरी थी, एक दिन की सैलरी बोलें या वेजेस बोलें, जो एक दिन की सैलरी थी, वही सैलरी को न्यूनतम मानक माना गया था। बेसिस का मजदूरी का न्यूनतम मानक माना गया था। तो ये कॉमन सी बात है। तो आपके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने ये मिनिमम वेज तय किया हुआ है कि इसके नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में जब आप वो एक्ट आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एम्स और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमारे ऊपर ये चीज़ क्यों ये मतलब थोप रहे हैं। मैं अपने लेबर को 10 रुपया दे रहा हूँ, मेरा लेबर संतुष्ट है, तो क्यों मैं आपके बनाए हुए किसी न्यूनतम वेजेस के जो आपका सिद्धांत है, जो आपका आपने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, मैं उसको क्यों मानूं। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, उसमें 50 लेबर काम करता है, और मैंने उन लेबर्स को इस तरीके से सब चीज़ें बता के रखी हैं कि उनको मैं 10-20-50 रुपया दे रहा हूँ तो भी उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो साहब मैं आपकी बात क्यों सुनूँ, मैं क्यों मिनिमम वेजेस एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई उसकी बात मानूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के कई बार सवाल उठे, और उसको कई सारे केसेस में जस्टिफाई भी किया गया कि नहीं, आपको मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में आप उसके एम्स को पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कैसे जस्टिफाई किया गया केस लॉज में, उसको पढ़ करके आइए। उसके बाद जो अगला सवाल है यही इसी एक्ट से, फिक्सेशन और रिवीजन, कैसे मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे, कौन फिक्स करेगा, क्या उसमें किसी की सलाह मांगी जाती है, क्या उसमें किसी ट्रेड यूनियन के आदमी को शामिल किया जाता है, क्या उस डिसीजन मेकिंग में, क्या उस पॉलिसी मेकिंग में कोई ट्रेड यूनियन का आदमी शामिल है। इस प्रकार से आप उसको पढ़िएगा। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो है उसको फिक्स कैसे किया जाता है, उसको रिवीजन कैसे किया जाता है, उसमें फिक्स करने में और रिवाइज़ करने में बोर्ड के पास क्या पावर है, क्या शक्ति है, और बोर्ड का क्या रोल है, क्या बोर्ड की भूमिका क्या है। बोर्ड मीन्स जो बोर्ड उसको तय करता है। इस प्रकार के सवाल आपके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट से आने संभाव्य है। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपके लिए सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 13 तक, सेक्शन 7 धारा 7 से लेकर के धारा 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कटौतियाँ दी हुई हैं, कुछ डिडक्शंस दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के सवाल आए हैं कि डिस्कस द डिडक्शंस अथराइज्ड बाय पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो अथराइज्ड हैं, और ये आपको अथराइज्ड डिडक्शंस जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में मिलते हैं सेक्शन 7 टू सेक्शन 13। तो 7 से लेकर के धारा 13 तक पढ़िए और पाइए कि कौन से डिडक्शंस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कर सकते हैं आप, कौन सी कटौती आप करने के लिए सक्षम हैं। फिर अगला एक्ट है आपके लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट।
और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस का मतलब हिंदी बोलें तो लाभांश, जो आप लाभ पाते हैं उसमें आप अपने कर्मचारी को बांटिए, इसकी व्यवस्था की गई है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सबसे पहले तो आपको बोनस का मतलब जानना है कि मीनिंग ऑफ बोनस, बोनस का मतलब क्या है। और सेक्शन 10 to 15 को कायदे से पढ़ करके आइए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन 2 में क्लॉज 4, 2 क्लॉज 6 और सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये समझ के चलिए सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 15 तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन 2 में क्लॉज 4 जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपको बोनस का मतलब जानना है और बोनस बांटने की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रावधान है, वो जानना है। उसके बाद जो अंतिम आपका एक्ट है एम्प्लॉइज़ लाइबिलिटी एक्ट। तो एम्प्लॉइज़ लाइबिलिटी एक्ट में आपको उसका जो फीचर्स हैं और जो उसके अंदर डॉक्ट्राइंस हैं, कई सारे उसमें डॉक्ट्राइंस हैं एम्प्लॉइज़ लाइबिलिटी एक्ट में, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि कौन कौन से सिद्धांत हैं कि एम्प्लॉय के जो दायित्व तय किए गए हैं एम्प्लॉइज़ लाइबिलिटी एक्ट में, जो एम्प्लॉय के दायित्व तय किए गए हैं वो किन किन सिद्धांतों से गवर्न होते हैं। तो वो सारे सिद्धांतों को पढ़िए और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो पढ़ करके आइए। तो सोशल सिक्योरिटी का सवाल, लेबर रिलेशन के डेवलपमेंट का सवाल, एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट का सवाल, नोशल एक्सटेंशन और जस्ट कॉम्पनसेशन की थ्योरी है। बेनिफिट्स कौन से हैं मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत, ग्रेचुटी वाला सवाल, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैसे तय होंगे, कौन तय करेगा, रिवीजन कैसे होगा, पुनरीक्षा उसकी कैसे होगी, डिडक्शंस कैसे हैं, अथराइज कैसे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के सेक्शंस मैंने बताए, और एम्प्लॉइज़ लायबिलिटी एक्ट में आपको उसका सामान्य एक जानकारी लेनी है। तो ये 10 टॉपिक्स हैं लेबर लॉ 2 में 3 ईयर्स 4 सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। थोड़ा सा एक्टों का जाल है, कई सारे एक्ट हैं और इन्हीं सारे एक्ट के मायाजाल को ख़त्म करने के लिए सरकार ने अभी नया लेबर कोड जारी किया है। खैर वो अभी अपने आप सिलेबस में नहीं है, अपने आप सिलेबस में जो है वही भी पढ़ना है, पढ़ करके पास भी करना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सारे एक्ट का जो आपका नाम है, नाम से क्लियर हो जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में आपको ग्रेचुटी की बात करनी है, बोनस में बोनस की बात करनी है, मिनिमम वेजेस में मिनिमम वेजेस की बात करनी है, पेमेंट ऑफ वेजेस में जो वेजेस का पेमेंट है उसकी बात करनी है। मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ जो एक्ट है वो मैटरनिटी वाली महिलाओं के लिए है। और एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है वो आपने देखा कि जो कर्मचारी का प्रतिकर है, कर्मचारी को कॉम्पनसेट कैसे किया जाए। सोशल सिक्योरिटी के बिंदु को, सोशल अश्योरेंस के बिंदु को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट का निर्माण किया गया था, उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इस प्रकार से पढ़िएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक्ट कई सारे हैं लेकिन उलझने वाली उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी आपके अगले विषय की वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद, प्रणाम।